हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नई जॉब अपडेट में। आज हम जानेंगे आरबीआई ग्रेड बी वैकेंसीज के बारे में। इस वीडियो में हम इन सब पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम एग्जाम कट ऑफ के बारे में जानेंगे। उसके बाद ये जो न्यू सिलेबस आया है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में, उसके बारे में भी हम जानेंगे। सैलरी के बारे में जानेंगे, प्रमोशंस के बारे में जानेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे और प्रीवियस ईयर जो पोस्ट डिटेल्स से कितने कितने वैकेंसीज निकले थे प्रीवियस ईयर में, उसकी भी एनालिसिस हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस डेट्स की, तो आरबीआई ग्रेड बी का जो नोटिस है वो 26 अप्रैल से निकल चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 9 मई से, और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 9 जून शाम 6 बजे तक है। उसके बाद अगर हम ऑनलाइन पेमेंट का लास्ट डेट देखें तो वो भी है 9 जून शाम 6 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एग्जाम डेट के बारे में बात करें, तो आरबीआई ग्रेड बी में 3 पोस्ट है जो कि है जनरल, डीपीआर और डीएसआईएम। तो जनरल का जो फेज 1 का एग्जाम होगा वो आपका 9 जुलाई को होगा, और फेज 2 का जो एग्जाम होगा वो 30 जुलाई को होगा। उसके बाद अगर हम देखें, डीपीआर का जो फेज 1 का एग्जाम होगा वो 16 जुलाई को होगा, और फेज 2 का जो एग्जाम होगा वो 2 सितंबर को होगा। उसके बाद अगर हम देखें, डीएसआईएम का जो फेज 1 का एग्जाम होगा उसका डेट है 16 जुलाई, और फेज 2 का जो एग्जाम होगा वो 19 अगस्त को होगा। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें, तो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में अगर हम यहाँ देखें तो जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ 850 रुपया है, और SC/ST PWD के लिए यहाँ 100 रुपया है। आरबीआई स्टाफ अगर आरबीआई ग्रेड बी को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आरबीआई स्टाफ को कुछ भी पैसा देना नहीं होगा। उसके बाद अगर हम देखें वैकेंसीज के बारे में अगर हम बात करें, तो इधर मैं आपको जैसे कि बोल चुका हूँ कि आरबीआई ग्रेड बी में तीन पोस्ट है जो कि जनरल है, और दो है, एक है डीईपीआर और एक है डीएसआईएम। डीईपीआर का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, और डीएसआईएम का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन। तो जनरल पोस्ट में टोटल 222 वैकेंसीज है, और डीईपीआर में टोटल 38 वैकेंसीज है, और डीएसआईएम में टोटल 31 वैकेंसीज है। तो टोटल 291 वैकेंसीज यहाँ पे निकला है। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, तो जनरल में अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 109 पोस्ट है, और एससी में 25 पोस्ट है, एसटी में 17 पोस्ट है, ओबीसी में 49 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस में 22 पोस्ट है। टोटल 222 वैकेंसीज जनरल में है। उसी तरह डीईपीआर में 38 वैकेंसीज है, और डीएसआईएम में 31 वैकेंसीज है। फिजिकल हैंडीकैप्ड के जो बच्चे हैं वो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। प्रीवियस पोस्ट के बारे में बात करें तो 2023 में 291 पोस्ट निकला है, 2022 में 294 पोस्ट निकला था, 2021 में 322 पोस्ट निकला था। 2020 का पोस्ट 2021 में मिला दी थी, तो इसलिए इसमें ज़्यादा पोस्ट दिख रहा है। वरना देखा जाए तो 2019, 2018, 2017 और 2016 में कम पोस्ट निकला हुआ करता था। तो अगर हम बात करें सीट के बारे में, तो अगर देखा जाए तो नॉर्मली जैसे सीटें भरनी चाहिए वैसे ही आरबीआई ग्रेड में सीटें भर रही है। इसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में, तो मिनिमम एज लिमिट यहाँ 21 साल है, और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। इधर एक चेंजेस किया गया है, इस साल एक चेंजेस किया गया है आरबीआई ग्रेड बी की तरफ से। आरबीआई की तरफ से एक चेंजेस किया गया है एज रिलैक्सेशन में, कि अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 30 साल के हो जाते हैं तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते, और अगर आप जून, जुलाई या फिर अगस्त को 30 साल के हो रहे हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें SC/ST में एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो SC/ST में 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी में 3 साल का है, फिजिकल हैंडीकैप्ड में 10 साल का है, फिजिकल हैंडीकैप्ड प्लस ओबीसी में 13 साल का है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड प्लस SC/ST में 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिलेगा।
और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, अगर आप किसी बैंक में जॉब करते हैं या फिर किसी शेड्यूल्ड बैंक में जॉब करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब आप 33 मैक्सिमम एज लिमिट आपका 33 ईयर होगा। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, जनरल पोस्ट में अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क है तो यहाँ आप इस पोस्ट में जनरल पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट है और अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क है तो भी यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन में 60% मार्क नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएट में आपका 55% मार्क्स है तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट है और आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में पासिंग मार्क्स है तो भी यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 10th प्लस 2 10th 12th के मोड में यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। मतलब अगर आपने 10th के बाद सीधा डिप्लोमा किया है और उसके बाद ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए 10th के बाद 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन करना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, देखें DPR पोस्ट में, तो DPR पोस्ट में अगर हम देखें तो इधर तो पहले तो ग्रेजुएशन वाला कोई भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। इधर मास्टर डिग्री होना जरूरी है। और अगर मास्टर डिग्री आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में अगर आपका मास्टर डिग्री है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में मास्टर है या फिर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स या फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, किसी भी इकोनॉमिक्स में अगर आपका मास्टर डिग्री है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे और एक चीज देखें कि अगर आपका मास्टर डिग्री फाइनेंस में है तो भी यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। उसके बाद अगर हम देखें बैंकिंग एंड ट्रेड फाइनेंस, इसमें अगर आपका मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री किसी भी फाइनेंस फील्ड में है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कि आपने जो मास्टर डिग्री की है इकोनॉमिक्स या फिर फाइनेंस में, अगर आप मास्टर डिग्री की है उसमें आपका 55% मार्क होना जरूरी है। अगर 55% मार्क नहीं है तो यहाँ इस पोस्ट में आप अप्लाई नहीं कर सकते। इधर अगर हम एक और नज़र डालें तो अगर आपने MP या फिर PhD किया है तो यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन 2 साल और 4 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर हम TSIM पोस्ट के बारे में बात करें तो अगर यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिक्स में है तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। और मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिक्स में अगर आपका 55% मार्क्स है तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स किसी भी फील्ड में अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो और उसमें अगर आपका 55% मार्क्स है तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में है और मैथमेटिक्स में आपका अगर आपने मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री की है और उसमें अगर आपका 55% मार्क्स है तो भी यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका मास्टर डिग्री डाटा साइंस या फिर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है और उसमें भी अगर आपका 55% मार्क्स है तो भी यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका MPhil और PhD अगर आपने किया है तो यहाँ पे भी आपको 2 साल और 4 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो RBI ग्रेड बी का जो जनरल पोस्ट है उसका जो फेज 1 का एग्जाम होगा उसमें आपका 4 पेपर होगा, जो कि है एक इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होगा, उसके बाद जनरल अवेयरनेस का एग्जाम होगा, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और रीजनिंग है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क के 30 क्वेश्चन आएंगे, 25 मिनट का होगा एग्जाम। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में 80 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क के, रीजनिंग में 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क के, और रीजनिंग में केवल रीजनिंग में 45 मिनट का एग्जाम होगा, बाकी में 25-25 मिनट का एग्जाम होगा। टोटल 200 मार्क का एग्जाम होगा, 120 मिनट में 200 मार्क का एग्जाम होगा। उसके बाद अगर हम फेज 2 के बारे में बात करें तो फेज 2 में टोटल 10 पेपर है।
पेपर 1 में इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू है, पेपर 2 में इंग्लिश है जहाँ पे आपका रिटन स्किल्स देखा जाएगा, पेपर 3 में आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है। पेपर वन में आपका 50% ऑब्जेक्टिव आएगा और 50% डिस्क्रिप्टिव आएगा। 50% ऑब्जेक्टिव आपका 30 मिनट का होगा और डिस्क्रिप्टिव 50% आपका 90 मिनट का होगा। ऑब्जेक्टिव आपका 30 ऑब्जेक्टिव आएंगे और डिस्क्रिप्टिव आपका 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे। एक्चुअली यहाँ पे 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, पर उसमें से आपको 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर देना होगा। टोटल 50-50 मार्क का होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश पेपर 2 इंग्लिश के बारे में, तो यहाँ पे इंग्लिश पूरा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम होगा जो कि 90 मिनट का होगा। 3 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क का एग्जाम होगा। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पेपर 3 के बारे में, तो यहाँ पे भी आपका 50% ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा और 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम पेपर होगा। 50% ऑब्जेक्टिव आपका 30 मिनट का होगा और 50% डिस्क्रिप्टिव आपका 90 मिनट का होगा। यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और डिस्क्रिप्टिव भी आपका 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 4 का आंसर देना है। मार्क्स भी आपका 50-50 मार्क होगा। बाद अगर हम देखें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च DEPR के बारे में, DEPR के अगर हम एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपका 2 फेज में एग्जाम होगा, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। उस तरह फेज 2 में भी आपका 2 पेपर होगा, एक पेपर 1 और पेपर 2। फेज 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम होगा और फेज 1 में आपका जो पेपर 1 है वहाँ पे आपका इकोनॉमिक है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। 120 मिनट का एग्जाम होगा, 100 मार्क का। उसके बाद अगर हम इंग्लिश पेपर 2 के बारे में देखें, तो फेज 1 के पेपर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम होगा, इंग्लिश का एग्जाम होगा जो कि 120 मिनट का एग्जाम होगा, 100 मार्क का। उसके बाद अगर हम फेज 2 में देखें, तो फेज 2 में आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका इकोनॉमिक का डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम होगा जो कि 120 मिनट का होगा, 100 मार्क का। और उसके बाद पेपर 2 में आपका इकोनॉमिक भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम होगा जो कि 120 मिनट का होगा, 100 मार्क का। टोटल आपका 400 मार्क का एग्जाम होगा। उसके बाद अगर हम देखें DSIM के बारे में अगर हम बात करें, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन, DSIM के एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपका 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में आपका स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। यहाँ पे आपका 120 मिनट दिया जाएगा जो कि 100 मार्क का एग्जाम होगा। और पेपर 2 में आपका स्टैटिस्टिक्स का डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम होगा जो कि 180 मिनट का होगा। यहाँ पे भी आपको 100 मार्क दिया जाएगा। उसके बाद पेपर 3 में आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम होगा। उसमें आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा और उसका मार्क होगा, मैक्सिमम मार्क 100 मार्क का एग्जाम होगा। टोटल आपका 300 मार्क का एग्जाम DSIM में होगा। अगर हम एग्जाम RBI ग्रेड बी का जो एग्जाम कट ऑफ के बारे में बात करें, तो 2018 में 105.75 कट ऑफ गया था। 2019 में 122 कट ऑफ गया था और 2021 में 66.75 कट ऑफ गया था। 2020 में एग्जाम नहीं हुआ था। 2019 से 2021 में इतना क्यों कट ऑफ गिर गया, इसका रीजन है जनरल अवेयरनेस का पेपर। जनरल अवेयरनेस में टोटल 80 मार्क का एग्जाम होता है और 2021 में इतना टफ आया था, जनरल अवेयरनेस का पेपर इतना टफ आया था कि बच्चों से सॉल्व भी नहीं हुआ। और उसमें भी 80 मार्क का जो एग्जाम होता है जनरल अवेयरनेस, उसमें भी 25 मिनट का ड्यूरेशन होता है। तो इतना टफ आया था जनरल अवेयरनेस का पेपर कि बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ, तो इसीलिए 2021 में 66.75 कट ऑफ इतना गिर गया था और 2022 में 63.75 कट ऑफ गया था। तो जहाँ तक लगता है कि इस साल भी कट ऑफ इसके अराउंड ही रहेगा। और अगर हम बात करें सैलरी के बारे में, तो यहाँ पे RBI ग्रेड बी में आपको 1,16,914 सैलरी मिलता है
उसके साथ इसके साथ आपको प्लस HRA भी मिलता है। और अगर इसमें देखें तो इसमें इस जॉब में आपको बहुत सारे अलाउंस भी मिलता है, जैसे ग्रेड अलाउंस, जर्नस अलाउंस, बहुत सारे लोकल कंपनसेटरी अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस भी इधर आपको मिलता है। उसके बाद अगर हम प्रमोशंस के बारे में बात करें तो आप पहले असिस्टेंट मैनेजर हो गए, उसके बाद मैनेजर हो गए, और उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर भी हो गए, और इसी तरह आप बढ़ते बढ़ते आप डिप्टी गवर्नर तक पहुंच सकते हैं। गवर्नर भी आप हो सकते हैं। और पर ज़्यादातर देखा जाता है कि आरबीआई ग्रेड बी में जो भी मतलब जॉब पाते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा डिप्टी गवर्नर तक ही पहुंचते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में, तो इस साल कुछ सिलेबस में भी चेंजेस किया गया है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओल्ड सिलेबस हमने दी है और नीचे न्यू सिलेबस दिया गया है। ओल्ड सिलेबस में अगर आप देखें तो ये जो सेक्शन है सोशल स्ट्रक्चर, इसमें आपका बहुत सारे सब्जेक्ट चेंज किया गया है न्यू सिलेबस में, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट कम कर दिया गया है। मतलब यहाँ पे आपको अगर मैं देखूँ न्यू सिलेबस के अंदर, तो यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, जेंडर इश्यू, सोशल जस्टिस, ये सब आपको पढ़ना होगा। पर यहाँ पे जो आपको इतना सारा था, जैसे कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट था, सोशल सेक्टर इन इंडिया, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये सब आपको नहीं पढ़ना होगा। मतलब अगर आप देखें तो न्यू सिलेबस में जो पेपर 1 का जो है इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, इसमें जो सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया है उसमें आपका कुछ पेपर घटा गया है, मतलब कम कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें पेपर 3 के बारे में, तो पेपर 3 जो आपका है जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, उसमें भी आपका कुछ पेपर बढ़ा दिया गया है। मतलब कहा गया अगर कुछ हिस्से आपका कमा दिया गया है तो कुछ हिस्से भी आपका बढ़ा दिया गया है। मतलब इसमें अगर हम देखें तो ओल्ड सिलेबस में जहाँ आपका फाइनेंशियल सिस्टम में आपका 4 सब्जेक्ट था, उसमें बढ़ा के आपका 7 सब्जेक्ट कर दिया गया है। फाइनेंशियल मार्केट तो सेम है, पर फाइनेंशियल सिस्टम में आपका 4 के बजाय 7 कर दिया गया है। ये जो 4 आप देख रहे हैं ओल्ड सिलेबस में 4 नंबर का जो सब्जेक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये अब आपको नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि ये अब न्यू सिलेबस में नहीं है। न्यू सिलेबस में क्या क्या है कि न्यू सिलेबस में जो आपके ऊपर के जो ओल्ड सिलेबस के जो ऊपर के जो 3 थे, वो तो 3 सब्जेक्ट थे, वो तो है, पर उसी के साथ आपका 4 और सब्जेक्ट भी जुड़ा दिया गया है, जैसे कि रिसेंट डेवलपमेंट इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, उसके बाद रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसके बाद नॉन बैंकिंग सिस्टम और डेवलपमेंट्स इन डिजिटल पेमेंट्स। ये चारों सब्जेक्ट आपका बढ़ा दिया गया है न्यू सिलेबस में। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल टॉपिक्स के बारे में, तो जनरल टॉपिक्स में यहाँ आप देख सकते हैं इसमें भी 9 सब्जेक्ट है और इसमें भी 9 सब्जेक्ट है, न्यू सिलेबस में भी 9 सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे डिफरेंस बस यही है कि ओल्ड सिलेबस में जहाँ आपका 8 नंबर में जो सब्जेक्ट था इन्फ्लेशन, वो अब आके आपका 9th नंबर में इन्फ्लेशन आर किया गया है। तो ओल्ड सिलेबस में जो आपका फिनटेक था 9th नंबर में, वो फिनटेक अब आपको नहीं पढ़ना होगा मतलब वो सब्जेक्ट नहीं आता है, वो सब्जेक्ट आपका चला गया है कहाँ, जो आपको मैंने दिखाया था पेपर 3 का जो जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, उसमें जो एक सब्जेक्ट है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसमें फिनटेक आर किया गया है। उसके बाद अगर हम न्यू सिलेबस में देखें तो बेसिक, यहाँ पे आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको अब पढ़ना होगा, मतलब आपको अब अकाउंटिंग भी न्यू सिलेबस में पढ़ना होगा। तो यही था आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन।
आरबीआई ग्रेड बी का ये जो नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, वहां जाके आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।